गरीब होना मुश्किल वाली बात नहीं है, लेकिन उस गरीबी को ना दिखलाना यह बहुत ही कठिन बात होती है। मैंने अपने पुराने वीडियो में भी ऐसा ही कुछ बताया था और उसके बाद मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, मैं कैसे चाइना तक पहुंचा। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा उस वीडियो का। अगर जो भी व्यूअर्स ने उस वीडियो को नहीं दिखाया है तो पहले उस वीडियो को जाकर के देखे, उसके बाद मेरी इस वीडियो को देखिएगा तो वो ज्यादा मजा आएगा। आज के वीडियो में मैं जहाँ पे पिछली कहानी को खत्म किया था वहां से फिर से चालू कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आज का भी वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं सबसे पहले जो पुराने कुछ कमेंट आए हुए थे वीडियो में उसके बारे में बताता हूँ। कुछ लोगों ने अच्छा कमेंट किया था और कुछ लोगों ने ऐसा भी बोला था, राजीव भाई गरीबी है तो दिखेगी ही। उन्होंने सही बोला, गरीबी है तो दिखेगी ही, लेकिन उसी गरीबी को मुझे दिखलाना नहीं है। समाज को यह नहीं बताना है कि मैं बहुत गरीब हूं। तब क्या करें? तो ये यही मैंने जो अभी पहला शब्द बोला था, पहला वाक्य बोला था कि उस गरीबी को ना दिखलाना ही बहुत बड़ी मुश्किल वाली काम होती है। क्योंकि समाज में आपका जो लेवल बन चुका है, शायद हमारे बाप दादाओं ने बहुत ही अच्छा अच्छा कुछ काम किया होगा, इसीलिए वो जो लेवल होता है फैमिली का, अगर आप नीचे तबके वाले काम कर रहे हैं तो समाज में आपका जो चेहरा है वो ऐसा माना जाएगा कि अरे आप तो इस खानदान से आ रहे थे, बाप दादा का नाम खराब कर दिया या छोटे तबके वाले काम करके। तो इसी कारण छोटे तबके वाले आप काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर छोटे तबके वाले काम करेंगे तो जो हमारे बाप दादाओं ने नाम कमाया था वो शायद खराब हो जाए। इसीलिए गरीब तो है, लेकिन समाज को यह दिखलाना नहीं है कि मैं गरीब हूं। मुझे समाज को यह दिखलाना है कि मेरा घर पूरा संपन्न है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। तो ये थोड़ा मुश्किल काम होता है। एक और कमेंट आया था, राजीव भाई मैं आपका पड़ोसी हूँ, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूँ और आप झूठ बोलते हैं। तो अच्छा होता है कि मैं झूठ बोलता तो और भी अच्छी बात होती। और जैसा मैंने अभी आपको उदाहरण बताया कि उसे छिपाना ही सबसे बड़ा काम होता है। जाहिर सी बात है, पड़ोसी हैं, बहुत कुछ जानते होंगे हमारे घर के बारे में, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं भी जानते होंगे। यही तो मेन मकसद होता है ना गरीबों का, कि उनके गरीबीपन वो पड़ोसी नहीं देख पाए। तो चलिए कहानी को हम सब और भी आगे बढ़ाते हैं। मैं पिछले बार अपने कहानी को छोड़ा था, मैं जब क्लास 12 पास कर लिया था उसके बाद 2 साल तक मैंने कुछ नहीं किया। मैं भी नीरस हो चुका था, कोई रस नहीं था जीवन में और कुछ उम्मीद भी नहीं था कि आगे कुछ करना है। चलो जैसे रास्ता आगे बढ़ा रहा है वैसे करके जीवन को गुजार रहे हैं, बस इतना ही था। लेकिन कभी कभी सच में किस्मत आपको मौका देती है और आपका लक कब फेवर आपका कर जाए खुद भी पता नहीं रहता है। मुझे भी पता नहीं था, पता नहीं अचानक शायद कह सकते हैं कि कुछ वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो पावर होती है वो मेरे ऊपर स्पेशल उसकी दृष्टि पड़ गई कि क्या ये पावर को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मेरे अच्छे दिन शायद चालू होने आ गए थे। मुझे अभी भी याद है, मैं जब 12th करा उसके बाद घर घर जाकर के पढ़ाता था, होम ट्यूटर करता था। कुछ पैसे हो जाते थे हर महीने के 4-5 हजार रुपये तो आराम से पूछ जाते थे। लेकिन फिर भी मैं फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं था अपने जीवन से, क्योंकि फैमिली के जो खर्चे थे, घर के जो खर्चे थे वो भी बहुत ही अच्छे थे, पूरे नहीं हो पा रहे थे। खैर, तो भैया जो है किसी दुकान में काम कर रहे थे। इस बीच मेरी दीदी की शादी हो गई थी। मेरी दीदी की शादी 17 या 18 साल में ही हो गई थी। क्योंकि घर के कंडीशन बहुत ही सही नहीं थे तो घर वालों ने जो भी लड़का देखा उस समय में, तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो अब शादी कर दिया जाए। घर वालों को शायद वो एहसास नहीं होगा या फिर घर वाले अभी उस चीजों को माने नहीं भी मान सकते हैं, माने या ना माने। लेकिन जैसा मुझे अभी पता चलता है कि उस समय मेरी स्थिति खराब होने के कारण ही मेरी दीदी की शादी बहुत जल्दी हो गई थी। चलिए, फैमिली ठीक ही ठाक था, लेकिन जैसा जैसा मैं अभी सोचता हूँ कि और भी बेहतर फैमिली हो सकते थे। लेकिन चलिए, अपनी अपनी थोड़ी किस्मत होती है। भैया अभी जो नौकरी कर रहे थे किसी दुकान में, तो वो भी छुटपुटी पैसे आ जा रहे थे घर में। मेरे पिताजी वो दवा दुकान बंद होने के बाद थोड़े निराश हो चुके थे। वो भी कुछ कुछ और भी वो काम किए, लेकिन पता नहीं उनका लक काम नहीं कर रहा था। सारा कुछ उनका फेल होते जा रहा था। जिस भी चीज को वो करना चाह रहे थे सब में घाटा हो रहा था। पैसे जिस भी चीज में लगा रहे थे, कुछ पैसे उधार ले रहे थे बहुत लोगों से, उधार लिया हुआ पैसा भी चुकता नहीं हो पा रहा था। उधारी अच्छी खासी हो गई थी घर में।
मेरे जो 4-5 हज़ार रुपये आ रहे थे हर महीने, मैं कुछ बचाता था भी और कुछ घर के खर्चों में भी देता था। लेकिन अब चूंकि मैं भी थोड़ा बड़ा ही हो रहा था और कब तक यह चीज़ मैं भी चलाता, तो मैं भी चाह रहा था कि चलो अब जो है बाहर कुछ जॉब करा जाए, नौकरी करा जाए। और गवर्नमेंट जॉब के लिए तो हमारे बिहार में लोग सब जो है पागल हुए हुए रहते हैं। तो अगर गवर्नमेंट जॉब कुछ भी मिल जाए तो वो अच्छा है। और ऐसा होता है ना कि जब आपका कुछ अच्छा नहीं चलते रहता है, बैड लक आपकी चलती है, और जब आपके पैसे की तंगी होती है, तो जो भी लोग आपको जो भी सजेशन दे, आपको लगता है ये सजेशन ही बहुत ही अच्छा है, चलो ये लोग कुछ बतला रहा है तो मैं यही करता हूँ, वो लोग कुछ बतला रहा है तो मैं वो करता हूँ। तो हर चीज ट्राई करने की कोशिश रहती है। मैं भी ऐसा ही करता था, जब जो लोग जो चीज बोलते थे वो चीज करने के लिए रेडी हो जाता था। मेरे भैया, उनका एक माइंड मेकअप हो गया था वो नेटवर्किंग वाले चीज में। कुछ लोग सब नेटवर्किंग में घुसा दिए मेरे भैया को। तो पता नहीं उनके दिमाग में भी क्या चलने लगा कि अरे नेटवर्किंग में बहुत पैसा होता है, तो वो अपने जीवन का बहुत लंबा समय नेटवर्किंग के पीछे भी बर्बाद करें। लेकिन मेरा जहां तक सवाल है, तो मैं भी लगा के कि चलो कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। उस समय मैं सुनता था कि रेलवे का जॉब बहुत ही अच्छा होता है, रेलवे में जो है जिसकी नौकरी हो गई उसका तो लाइफ बन जाता है। तो चलो रेलवे का जॉब करा जाए कि मेरा भी लाइफ कुछ अच्छी हो जाए। हमारे जो बाद में कुछ दोस्त जो बने, नए नए उस समय में दोस्त बने थे, वो मेरे बचपन वाले दोस्त नहीं, जब मैं बड़ा हो गया था उसके बाद वाले जो दोस्त थे, मतलब कि क्लास 12th के बाद मेरे कुछ अच्छे दोस्त बने। वो दोस्त मैं कह सकता हूं कि मेरे लाइफ का एक बहुत ही अच्छा पीरियड था कि मैंने उन लोगों को अपना दोस्त बनाया, या फिर वो लोगों के साथ मेरी दोस्ती हुई। क्योंकि अगर आपके माहौल अच्छे हैं, आपके दोस्त साथी अच्छे हैं, तो आपको आगे का रास्ता समझने में बहुत ही आसानी होती है। जाहिर सी बात है, वो सारे लोगों का मैं अभी भी धन्यवाद करता हूं जो उस समय में मेरे आगे बढ़ने के रास्ता में बहुत ही मेरी हेल्प करें। मेरे एक फ्रेंड का नाम अकरम, मेरे एक फ्रेंड का नाम अमित, मैं, राजीव, हम सब अक्सर शाम में मुलाकात होती थी हमारी, तो बातचीत करते रहते थे क्या करे आगे नहीं करे। वो लोग भी होम ट्यूटर पढ़ाते थे घर घर जाकर के। उनकी भी फैमिली कंडीशन बहुत ही अच्छी नहीं थी, सब लगभग सेम फैमिली कंडीशन से जूझ रहे थे। उन लोगों की जो पढ़ाई थी वो मेरे से बेहतर थी, वो लोग पढ़ने में ज्यादा अच्छा थे, बेहतर थे। सब बहुत ही आम गरीब परिवार से आते थे। सारे लोग सब सोचते थे काश कुछ चमत्कार हो जाए कि हम लोगों का जीवन बदल जाए, लेकिन चमत्कार तो होना बहुत ही मुश्किल था। सारे लोग सब जॉब के लिए खोज रहे थे कि कुछ ना कुछ जॉब लग जाए। मुझे याद है हम तीन दोस्त, मैं, अकरम, अमित, हम तीनों इलाहाबाद गए थे एग्जाम देने के लिए, रेलवे का एग्जाम, रेलवे गैंगमैन का एग्जाम, 4th ग्रेड। उस समय में पता भी नहीं था कि गैंगमैन क्या होता है। शायद अगर गैंगमैन का मैं एग्जाम दे करके अगर पास कर जाता तो आज मैं चाइना में नहीं होता, आज मैं वही 4th ग्रेड का एक नौकरी करते रहता। सैलरी उस समय में गैंगमैन की 4,000 4,500 रुपये थी। तो मैंने भी वो भी एग्जाम दिया जाकर के। मुझे अभी भी याद है हम लोग सबसे पहली बार आगरा उसी समय में गए थे। हम तीनों दोस्तों ने डिसाइड करा कि क्यों ना हम लोग आगरा जाए, क्योंकि आगरा का ताजमहल बहुत ही फेमस, और हम सब आज तक ताजमहल नहीं गए थे। तो अचानक हम लोगों ने सोचा कि चलो हम सब ताजमहल देखने चलते हैं। वही लोकल ट्रेन के लोकल डिब्बे में बैठ कर करके, और बहुत ही खचम खच वाली भीड़। उस समय में ठंडी की टाइम थी, जनवरी का टाइम था, और सच में ठंड ठंड भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। लेकिन चूंकि ट्रेन में खचम खच भीड़ थी, और इतने इतने लोग होने के कारण वो सर से पसीना चल रहा था ठंड में। जनवरी स्टार्टिंग का मैं बात बतला रहा हूँ। हम लोग ताजमहल पहली बार गए थे उस समय में। ताजमहल को जब देखने के लिए गए तो पहली बार इतने सारे फॉरेनर को हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने फॉरेनर के साथ कुछ कुछ फोटो भी लिया। उस समय में हमारे पास एक चाइनीज वाले मोबाइल थे, जो एक बहुत बड़े वाले चाइनीज वाले मोबाइल होते हैं, जिसमें लाउड स्पीकर बहुत तेज बजता है, बहुत जोर का गाना बजता था। ठीक है, हमारे पास वो वाले कैमरे बहुत ही अच्छे नहीं थे, लेकिन चूंकि उसी समय ऐसा जोश था कि चलो पहली बार फॉरेनर से कुछ बात करता था कि 1 फोटो प्लीज। अभी भी वो चीज याद है।
अभी तो खैर मैं फॉरेनर के ही बीच में हूँ, और अभी तो खैर मैं 50-60 से ज्यादा देशों के फॉरेनर को जानता हूँ। तो अभी का बात एक अलग है, लेकिन उस समय की जब मुझे आ, वो जो मेमोरी है, मैं जब दिमाग में सोचता हूँ क्या नजारा था, वो भी एक अपना अलग मजा था। गैंगमैन की नौकरी नहीं लग पाई, अच्छा ही हुआ नौकरी नहीं लगी। उसके बाद हमारे मित्र अकरम, उन्होंने बोला राजीव एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है जेएनयू, तो हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं, क्या तुम तैयारी करोगे? तो मुझे पता भी नहीं था उस समय में जेएनयू क्या होती है। पढ़ने की कौन सी संस्था है मुझे पता नहीं थी सच में। मैंने बोला कि भाई जेएनयू तो पढ़ाई करने के लिए अगर जाएंगे तो बहुत पैसा खर्च होगा, तो मैं तो छोड़ दूंगा, तुम सब करो जो भी चीज तुम सब कर रहे हो, मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर बाद में उन लोगों ने ही मुझे बतलाया कि देखो कुछ भी पैसे उसे खर्च नहीं होते, एक एंट्रेंस एग्जाम होता है वो पास करना होता है। फिर उन लोगों ने मुझे क्वेश्चन बैंक दिखलाया, और क्वेश्चन बैंक देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि हाँ मैं भी तैयारी करूंगा जेएनयू का। क्योंकि क्वेश्चन बैंक में जो पिछले 5-6 साल के क्वेश्चन जो होते थे, वो जब मैं देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि अरे ये सवाल के जवाब तो मुझे आते हैं, ये सवाल के जवाब तो मेरे लिए बहुत ही आसान है। क्योंकि वो सारे वही सवाल थे जो मैं स्टूडेंट को पढ़ाता था। मैं स्टार्टिंग में हिंदी मीडियम वाले को पढ़ाता था, लेकिन जैसे मैं शहर में आया तो मैं अंग्रेजी मीडियम, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को पढ़ाना चालू किया, और जो क्वेश्चन बैंक में जितने भी सवाल थे वो इंग्लिश में थे। अब मेरे लिए ये सारे सवाल बहुत ही आसान होने लगे। मैंने बोला कि अरे ये सब तो मुझे तो आता ही है, अभी सब जो तुम तैयारी कर रहे हो तुम लोग, ये सब तो मेरे लिए बहुत ही आसान है। उन लोगों ने मेरे लिए भी फॉर्म भरा, मैंने अपने से नहीं भरा। ऑनलाइन फॉर्म उस समय में नहीं होती थी। एक राजधानी बुक डिपो थी, कोसी बुक डिपो थी, और जो ये बुक डिपो वाले होते हैं ये पटना से इंट्रेंस फॉर्म लेकर के आते हैं। तो मेरे लिए भी मेरे दोस्तों ने इंट्रेंस फॉर्म मंगवाया। इंट्रेंस फॉर्म भी उन लोगों ने ही भरा क्योंकि मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, ठीक है। और मैं सिर्फ 3 से 4 महीना तैयारी करा उस इंट्रेंस एग्जाम के लिए। हमारे जितने भी दोस्त थे वो पहले से भी तैयारी कर रहे थे, कुछ ऐसे भी दोस्त थे जिन्होंने पहले भी एग्जाम दिया हुआ था, मतलब 1-2 साल पहले भी इंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ था, लेकिन उस समय में वो लोग पास नहीं कर पाए थे। बहुत सारे आइडिया जो पिछले साल जो लोग सब पढ़ाई कर चुके थे, तैयारी कर चुके थे, वो लोग मुझे बताते थे कि ऐसे ऐसे ये सब सवाल का जवाब जो है तुम सब तैयारी करो। हम लोग भी ऐसे ही आइडिया लेकर के तैयारी कर रहे थे। एग्जाम का दिन आया, हम लोगों का एग्जामिनेशन सेंटर पटना था। पटना हम लोग सुबह सुबह निकले पटना के लिए। पटना पहुंचे, पटना पहुंचने के बाद अलग अलग एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं, मेरे और अमित के वो सेंटर सेम थे। मैं और अमित दोनों निकला एग्जाम देने के लिए। अमित का पता नहीं क्या हुआ, कुछ मुश्किल हो गया एग्जामिनेशन के समय में। मैंने पूछा अमित से क्या हुआ, कैसा रहा एग्जाम? उसने बोला दोस्त मेरे लिए तो मुश्किल है। लेकिन मैं जब एग्जाम दिया तो मुझे अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि मैं इस एग्जाम को पास कर जाऊंगा। और सच में मैं क्या बताऊं, मैं जब एग्जाम दे करके बाहर निकला, मैं अमित को ये बोला कि दोस्त मुझे तो लग रहा है कि मेरा हो जाएगा। और जो दूसरे दूसरे सेंटर वाले जितने भी हमारे दोस्त सब थे, जब सारे लोग इकट्ठा हुए, सारे लोग सब यही बोल रहे थे दोस्त बहुत ही मुश्किल एग्जाम था, तो हो सकता है कि हम लोग पास ना कर पाए। पता नहीं क्यों मुझे उस समय में लग रहा था कि मैं शायद पास कर जाऊंगा। थोड़े दिनों के बाद, लगभग 20-25 दिन के बाद शायद इंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट निकलता है। तो कोई फिक्स नहीं रहता है कि इंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट कब निकले। हम लोग डेली जो साइबर कैफे थे वहां पे जाकर के पूछते थे क्या जेएनयू के इंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट निकले हैं। हमेशा यही जवाब मिलता था, नहीं आज नहीं निकले, आप फिर कल आइए, आप फिर कल आइए। ऐसे करते करते हम लोग 3 से 4 दिन तक कंटिन्यू गए, लेकिन जवाब यही मिलता था कि अभी तक नहीं निकला है। फिर एक और शाम हम तीनों दोस्त साइबर कैफे की तरफ जा रहे थे रिजल्ट का पता करने के लिए, और सामने से कुछ और जो उस साल इंट्रेंस एग्जाम दिए हुए थे, कुछ और हमारे दूसरे दोस्त, वो लोग हमारे पास आते हैं और बोलते हैं जेएनयू का तो रिजल्ट निकल गया है, लेकिन खगड़िया से किसी का नहीं हुआ है। हम लोग जैसे ही इस बात को सुने हम लोग निराश हुए, बहुत ही निराश हुए। क्योंकि उस समय में साइबर कैफे पर घंटा, पर आधा घंटा के हिसाब से चार्ज लेती थी, 60 रुपये पर घंटे के हिसाब से लेती थी। तो हम लोग भी पिछले
2-3 बार से 60-60 रुपया लगा चुके थे, तो हम सबको भी लगता था कि अरे बहुत ही महंगा पड़ता है ये 60-60 रुपया। और जो जो दूसरे दोस्त जिन्होंने ऑलरेडी देख लिया कि रिजल्ट आ चुका है जेएनयू का, लेकिन किसी का नहीं हुआ है, कि ये जो दोस्त ऑलरेडी हमें बता चुके थे खगड़िया से किसी का नहीं हुआ है, तो हम लोग भी नहीं चाह रहे थे 60 रुपया खर्च करने के लिए। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर वो, कैसे बताऊं, सेटिस्फाइड में नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा एग्जाम अच्छा गया है। मैंने अपने दोस्तों को बोला, दोस्त मैं तो चेक करना चाहता हूँ, एक बार चलो, 60 रुपया लगता है तो लगता है, एक बार चेक करते हैं। और वो दोस्त बोल रहा है तुम्हारा नहीं हुआ, तुम्हारा नहीं हुआ, तुम्हारा नहीं हुआ, जानने से कोई फायदा नहीं है। हम लोगों ने उसकी बात नहीं मानी और हम लोग फिर से गए साइबर कैफे चेक करने के लिए। मैंने अपना जो रोल नंबर था वो डाला, सबसे पहले मेरा ही चेक हो रहा था, और जब रिजल्ट आता है तो लिखता है ऑलरेडी सेलेक्टेड। चाइनीज लैंग्वेज की कट ऑफ मार्क्स बहुत ही हाई जाती है। मुझे ये सब चीज़ पता नहीं था कि कट ऑफ मार्क्स क्या होता है, नहीं होता है। फिर जब मैं एडमिशन कराने के लिए जा रहा था, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जब जेएनयू में गया, उसके बाद पता चला कि चाइनीज लैंग्वेज की कट ऑफ मार्क्स बहुत ही हाई रहती है। मतलब अगर आप ज़्यादा नंबर लाते हैं तभी चाइनीज लैंग्वेज में होती है आपको। और अगर आपका गैप है, मतलब 12th और बैचलर्स के बीच में अगर आपका गैप है, तो आपको और भी ज़्यादा नंबर लाना होगा। और जो कंटिन्यू चल रहे हैं उनके लिए ये चीज़ नहीं थी। तो मेरे मार्क्स अच्छे आए थे, मेरे चाइनीज लैंग्वेज में हुए, क्योंकि मेरे 12th और ग्रेजुएशन के बीच में भी अच्छा खासा गैप था। मेरे मार्क्स अच्छे आने के कारण ही मेरी एडमिशन हुई जेएनयू में। और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार इस बात को मानता हूँ कि मेरे ये जितने भी दोस्त हैं ये सच में वाकई में बहुत ही अच्छे मिले मुझे। और मैं जो पढ़ाने का जो काम करता था वो भी मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट रहा, क्योंकि अगर मैं पढ़ाता नहीं तो मुझे ये सब नॉलेज नहीं होता, और नॉलेज नहीं होता तो शायद मैं एंट्रेंस एग्जाम पास नहीं कर पाता। लेकिन ये तो अभी स्टार्टिंग थी सफलता की, बीच में और भी हर्डल्स आए, मतलब रुकावट आई। जब जेएनयू में गया तो जितने भी हमारे क्लासमेट सब, वो सब अच्छे खासे पढ़े लिखे, अच्छे अच्छे फैमिली वाले, सारे लोग कंप्यूटर पे पढ़ाई करते थे। मेरे पास कुछ भी नहीं, अंग्रेजी बोलते थे सारे लोग सब। मेरी जो क्लासमेट वो कोरिया से, विदेशी क्लासमेट, कोरियन, तिब्बतियन। मैं जब गया तो लोग सब जब अंग्रेजी में बोले तो सच में समझ में भी नहीं आए। टीचर जब क्लास में पढ़ाए तो वो प्रोजेक्टर पे पढ़ा रहे हैं, तो और भी कुछ समझ में नहीं आए। हिंदी तो बोले ही नहीं टीचर भी, सब इंग्लिश में ही बोले, इंग्लिश टू चाइनीज, चाइनीज टू इंग्लिश, तो और भी कुछ नहीं समझ में आए। कह सकते हैं इस अलग दुनिया को देख करके मैं शायद खो गया। सबसे पहले तो बिहार खगड़िया से दिल्ली जाना, दिल्ली राजधानी, पहली बार दिल्ली गया था। और दिल्ली में भी जेएनयू, जेएनयू जो अपने आप में ही एक विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है। अलग अलग राज्यों से लोग और अलग अलग देशों से जो विदेशी से बात करने के लिए थोड़ा हिचक रहती थी। जब ताजमहल गया, विदेशी को देखा और विदेशी से कैसे बात करे, उस समय में थोड़ी हिचक थी। और अभी तो मेरे अगल बगल सब विदेशी, जेएनयू में बहुत सारे विदेशी, मेरे क्लासमेट विदेशी, मेरे बेंच में बगल में विदेशी। तो सच में मैं शायद खो गया। खो गया मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं शायद पहला साल एडजस्ट नहीं कर पाया। मैं पहला साल शायद मजा में, मस्ती में, या फिर सच में मेरी समझ कहीं और थी, या फिर मैं उस स्टैंडर्ड को अपना नहीं पा रहा था। मतलब बीए का जो पहला साल था मेरा जेएनयू में, वो पढ़ाई के हिसाब से बहुत ही अच्छा नहीं रहा। एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं और दोनों सेमेस्टर में मेरे मार्क्स सबसे लो थे। मतलब जो मेरे ग्रेड थे वो इतना कम था कि मैं शायद निकाल दिया जाता यूनिवर्सिटी से, लेकिन मैं बच गया। बच गया। हो सकता है किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जेएनयू में पहले साल के दौरान एक और किस्सा है, मैं वह भी आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। जब मैं पहला साल जेएनयू में आया तो हमारे पास हॉस्टल नहीं थे। लोग जो नए नए आते हैं उनका एक स्कोरिंग के हिसाब से और थोड़े थोड़े समय के हिसाब से हॉस्टल अलॉट होता है। मुझे भी हॉस्टल अलॉट नहीं हुए थे
और चूंकि मेरा गैप था बीच में, तो जो गैप वाले स्टूडेंट होते हैं उसे हॉस्टल सबसे लेट मिलता है। मुझे हॉस्टल मिलने में 10 महीना से ज्यादा का समय लग गया। तो इस समय में मैं कहाँ था, कैसे करके रहता था। तो एक हमारे सीनियर हमें मिल गए थे, वो किसी और सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे थे, अच्छे थे। क्या बताऊं, हेल्प करने वाले लोग हमेशा कहीं ना कहीं मुझे मिलते गए। तो उन्होंने मुझे अपने साथ रखा। क्योंकि एक रूम में 2 लोग थे, तो मैं एक थर्ड रूममेट के तौर पे रहता था। तो मैं एक बेड कह सकते हैं, जो चादर के तरीका पे थोड़े मोटे टाइप के होते हैं, वो मैं खरीदा था। जब भी रात का टाइम होता था, मैं जो दोनों रूममेट का अपना बेड था उसके बीच में एक जगह खाली था, मैं उस जगह पे वो चटाई के तरीका से वो बिछा करके मैं सोता था। लगभग 10 महीना ऐसे ही करके समय गुजरा। और चूंकि 1 साल गुजरने के बाद मेरे ग्रेड बहुत ही कम आए, अब मुझे भी अपने अंदर में यह एहसास हुआ कि नहीं, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे तो मैं फिर से वहीं पे पहुंच जाऊंगा जहां से मैं आया था। बहुत मुश्किल से लोग सब थोड़े आगे बढ़ते हैं, और मुझे जब मौका मिला है आगे बढ़ने का, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, कह सकते हैं कि मेरी दिमाग 1 साल के बाद खुली। दूसरा साल मैंने जम के मेहनत किया, सच में बहुत मेहनत किया। और ऐसा मेहनत किया कि मेरे क्लास में जितने भी लड़के थे उसमें मेरा ग्रेड सबसे अच्छा था। खैर, लड़कियां जो थी उसका ग्रेड पूरे क्लास में ही सबसे अच्छा था। रैंकिंग के हिसाब से पहला 3 रैंकिंग तो लड़कियों का था। लड़कियां पता नहीं पढ़ने में क्यों इतना अच्छी होती है। और लड़कों के स्कोरिंग में मेरा दूसरे साल से बहुत ही अच्छा ग्रेड आना चालू हुआ। इस बीच में और भी छोटी छोटी कहानियां हैं कि मेरा मार्क्स अच्छा क्यों होते चला गया। खैर, तो ये सारी छोटी छोटी कहानी मैं फिलहाल अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत सारी बीच में और भी बहुत सारी किस्से हैं। लेकिन अब मैं डायरेक्ट चलता हूँ। मेरे जब ग्रेजुएशन पूरे हो गए, मैं जब मास्टर्स में पहुंचा, तो मास्टर्स में हम लोग चाइना जाने के लिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमारे मास्टर्स के पहले साल चालू हो चुके थे, और मेरे क्लासमेट में लगभग जितने लोग थे सारे लोगों ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। जो हमारे सीनियर्स थे उन्होंने भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया। स्कॉलरशिप मिलना बहुत ही आसान नहीं था, क्योंकि और भी बहुत सारी संस्था, इंस्टीट्यूट जहाँ पे चाइनीज भाषा पढ़ाई जाती है, वहाँ के भी स्टूडेंट लोगों ने भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था। तो बहुत सारे लोगों ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मिलना कितने लोगों का था, बहुत ही कम लोगों को, 10 लोगों को मिलना था स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी, तो स्कॉलरशिप के लिए इंटरव्यू होते हैं। इंटरव्यू में एक पैनल जो बैठे हुए थे, वो एम्बेसी के लोग, अलग अलग इंस्टीट्यूट के लोग, फॉरेन डिपार्टमेंट के लोग सब बैठ करके आपसे कुछ बातें करें, चाइनीज में, इंग्लिश में। उसके बाद ही आपको स्कॉलरशिप अलॉट होती। चलिए, मैंने भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, मेरी भी इंटरव्यू हुई। इंटरव्यू में मुझे लगा कि चलो ठीक ठाक है, मेरा शायद 50-50 चांस है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और जब स्कॉलरशिप का फाइनल रिजल्ट निकला, पूरे 10 लोग सब सेलेक्ट हुए थे, मेरा भी नाम था उसमें, 10वां नंबर। 10वां नंबर में मेरा नाम था, मतलब कि मैं लटकते लटकते अभी भी अटका हुआ हूं। नॉर्मली क्या होता है ना, कि जो 10वां नंबर, जो सबसे लास्ट नंबर वाले स्टूडेंट होते हैं, उनको कभी कभी हटा दिया जाता है। और सच में हुआ भी ऐसा, एक स्टूडेंट हट गए उस लिस्ट में से। लेकिन उस साल पता नहीं क्यों 10वां नंबर जो मेरा था, मैं नहीं हटा। मेरे एक ऊपर 9वां नंबर वाला 9वां नंबर वाला स्टूडेंट को हटा दिया गया, और मैं 10वां नंबर वाला, वो अभी भी बचा हुआ था। आश्चर्य लगा, मुझे भी आश्चर्य लगा कि अरे ये क्या हो गया। वो बेचारा उस साल नहीं जा पाया चाइना। मुझे मौका मिला चाइना जाने का, मैं पहली बार चाइना आया। चाइना आने का 2 किस्सा शायद मैं इससे पहले वाले भी वीडियो में बता चुका हूँ। और जब चाइना आया तब तो बोल सकते हैं पूरी दुनिया ही बदल गई। मैंने एक नया दुनिया देखा, मैंने सच में कुछ सीखा यहाँ आकर के, बहुत कुछ बदल गई। जीवन सच में यू टर्न ले लिया। चाइना जब मैं सबसे पहली बार आया था, उस समय में 1 साल के लिए आया था, कि 1 साल मैं पढ़ाई करके वापस इंडिया चला जाऊंगा,
चलो या तो अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करूंगा या फिर कुछ जॉब वूब करूंगा। लेकिन पता नहीं क्यों 1 साल के बाद जब मैं इंडिया गया वापस, तो चाइना के जिस यूनिवर्सिटी में मैं था उस यूनिवर्सिटी की तरफ से फिर से मेरे पास ऑफर आया कि राजीव, क्या आप हमारे यूनिवर्सिटी से मास्टर्स करना चाहते हैं? यूनिवर्सिटी फिर से आपको स्कॉलरशिप देना चाहती है। मैं तो सुन करके मुझे सच में क्या बताऊं, एक खुशी का पल था। मैं 1 मिनट भी नहीं रुका, सोचने में मैंने समय बर्बाद नहीं किया। मैंने बोला कि हाँ हाँ जरूर। फिर मैं आया चाइना, मैंने यहाँ से मास्टर्स कंप्लीट करा, और जो नाव्या आप आज देख रहे हैं वीडियो में, उससे भी पढ़ाई के दौरान ही मुलाकात हुई। उसके बाद हमारे जो भी बिजनेस वाले चीज थे वो चालू हुए, और आज एक बेहतर जीवन है। खैर, तो सच में बचपन में, उसके बाद बड़े होने के क्रम में और भी बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां हैं, कुछ इमोशनल वाली भी कहानियां हैं जो मैं वीडियो में क्या बताऊं। लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसी कहानी मैं आप लोगों से भी शेयर करूं, जिससे शायद एक मोटिवेशन हो करके कुछ लोगों को फायदा भी हो, और कुछ लोग सब अपने जीवन से निराश भी ना हो।